नमस्कार साथियों। जरा सोचिए, काशी का दशाश्वमेध घाट। अभी अभी स्नान करके लौटा एक व्यग्र सा मनुष्य, हाथ में भीगी धोती और सुरती की डिबिया और मन में बस एक ही धुन, आज ही जाना होगा। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो हंसी, अपनापन और एक शरारती दोस्त की छेड़छाड़ से भरी हुई है। आज हम पढ़ेंगे बंग महिला की एक अनमोल कृति, दुलाई वाली। ये कहानी दुलाई वाली, जिसकी लेखिका हैं वही राजेंद्र बाला घोष यानी बंग महिला, जिनकी एक कहानी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये कहानी सन 1907 में प्रकाशित हुई थी और एक हल्की फुल्की हास्य विनोद से लबरेज रेल यात्रा की कहानी है। तो आइए पहले इस कहानी से जुड़े कुछ ज़रूरी तथ्यों को जान लेते हैं। देखिए, ये कहानी दुलाई वाली सन 1907 में सरस्वती पत्रिका के भाग 8 संख्या 5 में प्रकाशित हुई थी और इसका कथा स्थल भी बड़ा रोचक है। यह कहानी काशी से शुरू होकर मुगल सराय, मिर्ज़ापुर से होते हुए इलाहाबाद तक की एक रेल यात्रा में घटित होती है। यानी पूरी कहानी एक सफ़र के दौरान ही बुनी गई है। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी भी है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के पात्रों से। इस कहानी में मुख्य रूप से 4 पात्र हैं। पहला, नवल किशोर, जो कहानी में असली मज़ेदार किरदार हैं। यह वही व्यक्ति है जो पूरी कहानी में स्वयं दुलाई वाली बनकर अपने घनिष्ठ मित्र को छकाते हैं। दूसरे हैं वंशीधर। वंशीधर इलाहाबाद के निवासी हैं जो अपनी पत्नी को विदा कराने काशी आए हैं। तीसरी हैं जानकी देई, जो कि वंशीधर की पत्नी हैं और अपने मायके से ससुराल जा रही हैं। और चौथी हैं सीता। सीता जानकी देई की 10 वर्षीय छोटी बहन है जो अपनी बड़ी बहन के वियोग में रोती हैं। तो अब इन्हीं 4 पात्रों के साथ चलते हैं मूल कहानी की ओर। तो साथियों, अब चलते हैं काशी से इलाहाबाद की उस रोचक रेल यात्रा पर, जिसमें हंसी भी है, अपनापन भी और एक ऐसा मोड़ भी जिसकी आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी। आइए कहानी के भाव के साथ ठहर ठहर कर पढ़ते और समझते हैं। कहानी शुरू होती है। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ जा रहा था। एक हाथ में मैली सी तौलिया से लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की एक कई डिबिया और सुंघनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। महत्वपूर्ण है, उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदौलिया की बाईं तरफ जो गली है, उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे मकान से में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य की वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में हाथ की चीज़ें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है, कहती हुई 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता, जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता चली गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। तो इसमें काशी का दशाश्वमेध घाट स्नान करके लौटता एक व्यग्र मनुष्य, हाथ में भीगी धोती, सुरती की डिबिया। यह पुरुष जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचता है और सीता सीता कहकर मतलब पुकारते हुए अपनी साली को बुलाता है। यहीं से लेखिका बड़ी कुशलता से चरित्रों और परिवेश का परिचय बुनना शुरू करती हैं। चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो कहानी आगे बढ़ती है। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, उस नवीना स्त्री को देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुठलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों भला? आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया, बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं और अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं, सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय के साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूध कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो।
अब इस कहानी का पहला नाटकीय मोड़ इन्हीं पंक्तियों में आता है। बंसीधर अचानक ऐलान करते हैं कि आज ही जाना होगा, क्योंकि उनके मित्र नवल किशोर अपनी नई बहू के साथ कलकत्ते से आ रहे हैं और साथ चलने का आग्रह कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहीं से जानकी देई की झिझलाहट और बेमन से तैयार होने की मजबूरी भी शुरू हो जाती है। यह एक साधारण गृहस्थ जीवन का बड़ा स्वाभाविक चित्रण है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहे करावें। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी। क्यों, किस बात से? उनकी हंसी से और किससे? हंसी ठट्ठा राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौके पे बैठी पूड़ियाँ काट रही थी, इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, ए बुआ, देखा तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर सी गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वह बोली, खाने दो, खाने पहनने के लिए तो आई है। पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से उनके साथ नहीं जाना चाहती। यहाँ जानकी देई अपनी नाराज़गी का असली कारण बताती हैं। नवल किशोर की हंसी ठिठोली वे याद करती हैं कि कैसे एक बार पूड़ियाँ खाते समय नवल ने उन्हें सबके सामने चिढ़ाया था और वे शर्म से गड़ गई थीं। यहीं से हमें अंदाज़ा मिल जाता है कि नवल किशोर कैसे स्वभाव के व्यक्ति हैं, मस्करे, चंचल और थोड़े शरारती टाइप के। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि बेचारी कभी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना कहकर वंशीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आईं और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल है, स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साली, एक साला और सास के सिवाय कोई नहीं है। नवल किशोर उनके दूर के नाते में मेरे भाई हैं, पर दोनों के नाते से मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है, दोनों एक जान दो कालिब हैं। उस दिन बंसीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की को विदा की सामग्री इकट्ठा करने लगी। जानकी देई भी रोती रोती तैयार होने लगी। यहाँ लेखिका बंसीधर और नवल किशोर के रिश्ते को खूबसूरती से स्पष्ट करती हैं। दोनों दूर के मेरे भाई हैं, पर मित्रता का भाव नाते से भी गहरा है। लेखिका कहती हैं कि दोनों एक जान दो कालिब हैं। यह पंक्ति सुनिएगा ध्यान से, यही तो असली दोस्ती की परिभाषा है। और फिर घर में विदाई की तैयारी शुरू होती है। सीता का रोना, माँ का सामान बांधना और जानकी देई का बोझिल मन से तैयार होना। कहानी आगे बढ़ती है। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ से माँ को याद दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए। ससुराल वालों की अवस्था अब आगे किसी नहीं थी कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहें। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे। एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं, वह हर घड़ी बिछौने से बातें करते हैं। तिस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। बंसीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ़ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंसीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है। अब यहाँ लेखिका बड़ी सूक्ष्मता से उस दौर की आर्थिक स्थिति को उजागर करती हैं। घर में पिता के न रहने से नौकर चाकर की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, कहारिन गायब है और साले राम बीमार पड़े हैं। ऐसे में बंसीधर स्वयं सवारी लाने निकलते हैं। आगे कहानी में बढ़ते हैं। दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा। तब बंसीधर ने मन में कहा, चलो इक्का ही सही, पहुँचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ साथ हैं नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंसीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देई बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर
अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, ये महत्वपूर्ण लाइन है। अब परीक्षा में 2 बार आ चुका है ये। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुँच चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। अचानक बंशीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात तो हम भूल ही गए कहकर पछता से उठे। इक्के वाले की कान बचाकर जानकी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई जरूर चीज़ भूल आए? नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूल कर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वह बंगालियों से ही बढ़ गए हैं। देखेंगे 2 4 सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती, पहनने से काम, क्या यह बुरी है? इतने में स्टेशन की कुलियों ने आ घेरा। बंशीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल की उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है। बंशीधर फिर कर बोले, अगर 1.5 दर्जे का ही टिकट लूँ तो? इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी इक्की की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंशीधर आगे बढ़े। यथा समय रेल पर बैठकर बंशीधर राजघाट पर पार करके मुगल सराय पहुंचे। वहां पर पुल बलांग कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल किशोर से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म की उस छोर से तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंशीधर एक बार चलती गाड़ी में शुरू से आखिर तक देख आए, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंशीधर फिर सब गाड़ियों का तहरा गए, भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बी को देखा, किंतु नवल न मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो चिट्ठी लिखी और आप ना आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताना फिर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। वंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए? कोई अटकाव हो गया? कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो 1.5 का था, पर 1.5 दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे ही दर्जे पे बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में वंशीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10 ही 12 स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। मिर्ज़ापुर में पेट राम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में भी देर है। चलने की झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंशीधर ने बनारस छोड़ा था। इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोमचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले अपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी सुधाई। सोचा कि पहले पूछ लें, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वह रेल पर खाना नहीं पसंद करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो वे उस समय ड्योढ़े पर बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा, थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंशीधर अपने कमरे में बैठा तो एक मुसाफिर अधिक दिख पड़े। आने वाले में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे ही दर्जे के योग्य ही जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंशीधर ही थे। मतलब जैसे ही मिर्ज़ापुर पहुंचते हैं बंशीधर, तो उनको भूख सताने लगती है और वे प्लेटफॉर्म पर उतर कर पूड़ी मिठाई का इंतज़ाम करते हैं। और देखिए लेखिका कैसे आम इंसान का स्वभाव, भूख, थकान और छोटी छोटी चिंताओं को बड़ी सहजता से कहानी में पिरो देती हैं। कहानी में आगे बढ़ते हैं और उनके
उनके कमरे में पास वाली जगह में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंसीधर ने सोचा, इसके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अचकचा कर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ न थी, केवल दो चार आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर में रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थीं। एक जो उनके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो ना आइलन। अब कहानी में प्रवेश करती है वह रहस्यमय स्त्री जो घूंघट में लिपटी चुपचाप कोने में बैठी है। वंशीधर सोचते हैं कि इसके साथ आया कोई भद्र पुरुष होगा जिससे बातचीत हो सकेगी, पर गाड़ी छूटते ही वह स्त्री बेचैन सी उठती है, मानो अकेली छूट गई हो। और यहीं से इस कहानी का मार्मिक हिस्सा शुरू होता है। बढ़ते हैं आगे। हो देखो देखो रोवल करते हैं। दूसरी, अरे गाड़ी में बैठा हुई है। पहली, दूर बहु रही, ई जनानी गाड़ी थोड़े है। दूसरी, तव हो भलू तो कहू, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछ लगी, कौन गांव उतरऊ बेटा? मिर्जेपुरा चढ़ी हो न। इसके जवाब में उसने जो कहा वह सुन न सकी। तब पहली बोली, हट हम पूछ लेना, हम कहाँ उतरबू हो, आए इलाहाबास। दूसरी, इलाहाबास कौन गांव गोइयाँ? पहली, अरे ना ही जनल, पयाग जी, जहाँ मनई मकर नहाए जाला। दूसरी, भला पयाग जी काहे न जानित, ले काहे के नाही, तोहरे पंच के धर्म से 4 दाई नहाए चुकी हैं। ऐसो हो सोमारी और गहन दका दका लाग रहन, तउन तोहरे काशी जी नहाए गई रहे। पहली बोली, आवे जाए के सब औते जात बटले बाटेन, पुण्य साहित्य विचारो विपत में न पड़ल बाटिन। मतलब जो ग्रामीण स्त्रियां उस डिब्बे में बैठी हुई हैं वो आपस में बतिया रही हैं ये सारी बातें अपनी सजीव ठेठ बोली में। यह संवाद ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि लेखिका ने यहाँ भोजपुरी बोली का प्रयोग करके कहानी को कितना जीवंत बना दिया है, बहुत ही अच्छे से। हे हम पंचा हई, राजघाट टिकस कटौली, मुगल के सराय उतर लीं, हो दे पुनः चढ़ लीं। दूसरी, ऐसे एक दाएं हम आवत रहे, एक मिली और मोरे संगे रही, द कौनो टिसनिया पे उकर के मलिकवा उतर से के जुरत ही गड़िया खुली। अब भैया गरा फाड़ फाड़ नरिया, ये साहेब गड़िया खड़ी कर, ये साहेब गड़िया तनी खड़ी कर। भला गड़िया दहिनाती काहे खड़ी होए, पहले ही मेहरुआ बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेलियो खड़ी होला। और इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थीं एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बा बयां करने लगी। बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती थीं। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले बाद नाही, ए साहेबवा सुनी तो कलकत्ते ताइल मसूलिया लेई। अरे इहो तो नाही कि दूर से आवत रहन, फरागत के बदे उतरलन। मतलब उसी बातचीत को वो स्त्रियां आगे बढ़ाती हैं और उन स्त्रियों के बीच अपने अपने अनुभवों को साझा करने का सिलसिला चल पड़ता है। पूरे डिब्बे में हंसी मजाक का माहौल बन जाता है, जबकि वह अकेली स्त्री चुपचाप सहमी सी बैठी रहती है। कहानी में आगे बढ़ते हैं तो चौथी स्त्री कहती है कि हम तो इनके संगे के आदमी के देखबो ना किया गोइयाँ। तीसरी कहती है, हम देखे रहली, मजे टोपी दिहले रहन को। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंशीधर ऊब उठे। तब उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक इन्हें और भी डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी पहुंच ही जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियां हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेले छोड़ देना उचित नहीं।
यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठिकाने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। वंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाक्य धारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही, ना ही भैया, हम पंचे काहें के केहूस कुछ कहीं। तो यहाँ वंशीधर हस्तक्षेप करते हैं, उन स्त्रियों को समझाते हैं कि व्यर्थ में उस अकेली स्त्री को और मत डराओ। वे स्वयं जिम्मेदारी लेते हुए कहते हैं कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वे उस स्त्री को उसके ठिकाने तक पहुंचा देंगे। अर्थात यह प्रसंग जो है वो बंशीधर के चरित्र की सहृदयता को बहुत ही खूबसूरती से उजागर करता है। अरे, एक की एक करत न बात, दुनिया चलत कैसे बा इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों, सो मैं आपसे बतला नहीं सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछली सीट में केवल एक स्त्री, जो फरासीसी छीट की सिलाई सॉरी फरासीसी छीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकाल कर वंशीधर की ओर ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। वंशीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है, देखने में तो एक भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। वंशीधर दो उस स्त्री को धीरे दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगी। यदि तार से कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और दो इससे भी कोई ना आया तो क्या करूँगा। मतलब जब गाड़ी इलाहाबाद के निकट पहुंचती है और उस डिब्बे में बैठे लोग तरह तरह की आशंकाएं जताने लगते हैं। कोई कहता है कि बंशीधर उस स्त्री के गहने चुरा लेंगे, तो कोई कुछ और। एक लठैत भी बीच में बोल पड़ता है, जिस पर बंशीधर क्रुद्ध हो उठते हैं। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर से मुंह खोला। का भैया, जो केहू बिना टिकस के आवत होए तो ओकर का सजा होला। अरे, ओका इना चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा देलन और अपुआ तउन टिकस ले के चल देहलन। किसी किसी आदमी ने यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंशीधर उसके जेवर छीन कर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी, कुछ हमरो साझा। उसकी बात पर बंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंशीधर से बदला लिए बिना न रहता। बंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा, उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। अर्थात बंशीधर इलाहाबाद उतरते हैं और एक बुढ़िया को उस स्त्री की रखवाली सौंप कर स्टेशन मास्टर से मिलने जाते हैं। पर लौटने पर देखते हैं कि बुढ़िया भी भाग चुकी है और वह स्त्री भी कहीं दिखाई नहीं देती। कहानी में आगे बढ़ते हैं। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने दो, जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंशीधर ने ना माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। वंशीधर के जाते ही बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। स्टेशन मास्टर से पूछने पर मालूम हुआ कि कोई तार नहीं आया। अब तो बंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को ना पाया। अरे, यह सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे। कहीं पता नहीं। इस पर बंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले जा रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देख, तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है, इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिलाकर हंस पड़े। आगे, अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता है कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा, तो वे लोग कहाँ गई, कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ, ये तो कहो, तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय से मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं डेढ़े दर्जे की ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में तुम पेट पेट के धंधे में लगे थे। मैं तुम्हारे पास से निकल गया पर तुमने न देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा। फिर थोड़ा और देख लें करते करते यहाँ तक की नौबत पहुँची। अर्थात अब नवल किशोर पूरा राज खोलते हैं।
वो बताते हैं कि कैसे वे मुगल सराय से ही बंशीधर के साथ यात्रा कर रहे थे, कैसे उन्होंने मिर्ज़ापुर में बंशीधर को देखा पर स्वयं को प्रकट नहीं किया, और यह कैसे पूरा खेल बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया। बंशीधर पहले तो हैरान होते हैं, पर फिर उस अनजान स्त्री की चिंता जताते हैं जिसे नवल की शरारत के कारण बेवजह डर का सामना करना पड़ा। कहानी आगे बढ़ती है। अच्छा, अब चलो, जो हुआ उसे माफ करो। यह सुन बंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्र बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती। वह बेचारी जो तुम्हारे गुणवान की संग पहली ही बार रेल से आ रही थी बहुत ही तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, वह बहुत ही डर गई। नहीं जी, डर किस बात का, हम तुम दोनों गाड़ी में थे ना। हाँ, यदि मैं स्टेशन मास्टर से इतला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या, मैं मर थोड़े ही गया था, 4 हाथ की धुलाई की विसाथी कितनी। उसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र वधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम जानो क्या, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो इन्हें दया ना आवे। ये पंक्ति भी कई बार एग्जाम में आ चुका है कि अरे तुम जानो क्या, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो इन्हें दया ना आवे। जानकी देवी की पंक्ति है ये। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को ले राजी खुशी घर पहुंचे, और मुझे भी इनकी ये राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। और अंत में दोनों मित्र हंसी मजाक के साथ अपनी अपनी पत्नियों को लेकर घर पहुंचते हैं। लेखिका बड़े प्यारे अंदाज में कहानी का समापन करती हैं, मुझे भी इनकी ये राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। तो मित्रों, यही थी पूरी कहानी। दोस्ती, शरारत और आत्मीयता से भरपूर एक अनोखी रेल यात्रा। अब आइए जानते हैं कि इस कहानी को लेकर विद्वानों की क्या राय है। हिंदी साहित्य के सर्वमान्य आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि दुलाई वाली मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान होने के कारण उल्लेखनीय है। यानी शुक्ल जी के अनुसार इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी भावनात्मक गहराई और मार्मिकता। आचार्य, अब सुनिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। वे कहते हैं कि 1907 में प्रकाशित यह कहानी एक छोटी सी घटना को लेकर सामान्य मनुष्यता की प्रभावित करने योग्य यथार्थवादी चित्रण प्रस्तुत करती है। और यहाँ पर एक बेहद ज़रूरी बात नोट कर लीजिए, बहुतों ने इसे ही हिंदी की प्रथम कहानी माना है। यानी यह कहानी हिंदी कहानी विधा के इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और अंत में आलोचक गोपाल राय कहते हैं कि बंग महिला की यह तीसरी कहानी मध्य वर्ग के आत्मीय संबंधों को चित्रित करने वाली एक रोचक रचना है, जिसमें हास्य विनोद का व्यंग बहुत मनोरम रूप में प्रस्तुत किया गया है। वे विशेष रूप से इस बात की सराहना करते हैं कि नवल किशोर दुलाई वाली बनकर अपने मित्र बंशीधर को पूरी यात्रा में छकाते हैं। तो मित्रों, तीनों विद्वानों की राय से यह स्पष्ट होता है कि यह कहानी केवल मनोरंजक ही नहीं वरन साहित्यिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह थी दुलाई वाली बंग महिला की एक ऐसी रचना जिसने एक छोटी रेल यात्रा के बहाने मानवीय रिश्तों, मित्रता, अपनेपन को बहुत सुंदर रूप से दिखाया है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट में बताइए क्या आपको भी नवल किशोर की यह शरारत पसंद आई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।